सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है निखिल कनौजिया और मैं हूँ एक ट्रैवल ब्लॉगर। तो अभी मैं रिसेंटली नेपाल जाकर आया था एंड मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बट मुझे कुछ इश्यूज़ को भी फेस करना पड़ा, लाइक मनी एंड मैनेजमेंट वगैरह कैसे रहेगा, रूम्स वगैरह कहाँ पे मिलेगा। तो मैंने सोचा इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई दी जाए, जिससे जब आप नेपाल जाएँ तो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहे नेपाल घूमने का। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं कहाँ पे आप स्टे करें, पोखरा काठमांडू में क्या क्या घूमने के लिए जगह है, एंट्रेंस पॉइंट कौन से होंगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कैश विड्रॉ कैसे करें, एक इसके ऊपर पूरी एक कंप्लीट जानकारी रहेगी इस वीडियो में। तो इसके कोई भी पार्ट्स को आप स्किप ना करिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जा चुके हैं, आपको स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना है, तो ये टाइम स्टैम्प्स है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, या नीचे आपके प्ले पाउस बटन के साइड पे टाइम स्टैम्प होंगे, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपको टाइटल देखना है। उसके अलावा मैंने एक चीज़ देखी है कि आप मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने का, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिससे आप नेपाल जा सकते हैं। तो मैं आपको पहली एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाने की कर रहे हैं तो आपके लिए वो इस वीडियो को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। तो ऑब्वियस है कि आप अपने पर्सनल व्हीकल के साथ जा सकते हैं। तो मेजरली देखा जाए तो 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिससे आप नेपाल के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नेपाल को घूम सकते हैं। तो जो फर्स्ट है वो आपका फ़्लाइट है, जो कि सबसे जो चीपेस्ट फ़्लाइट्स आपको पड़ेंगी वो पड़ेंगी आपको न्यू दिल्ली से काठमांडू तक के लिए। इसका जो एवरेज प्राइस रहेगा वो आपको रहेगा अराउंड 5,000 टू 6 या 7,000 के बीच में, ये वेरी करता रहता है, डिपेंड कि कौन से सीज़न में जा रहे हैं, किस डे को जा रहे हैं। और जो उसके बाद आती है हमारी सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो आती है आपकी बस सर्विसेज। तो यहाँ पे मेजरली 2 बसेस जाती हैं, एक आपकी एसी बस होगी और एक नॉन एसी बस होगी। तो जो एसी बस का फेयर होएगा वो आपको नेक्स्ट जो पार्ट बताऊंगा, वो तीनों बॉर्डर से ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगी। तो जो एसी बस का फेयर रहेगा सबको सेम ही रहेगा। तो 1,000 से अराउंड 2,000 के बीच में वेरी करेगा। और मैं पहले ही आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं, जो भी मैं इस प्राइस की बात कर रहा हूँ वो प्राइस मैं एनपीआर की बात कर रहा हूँ। अगले पार्ट में आपको मैं करेंसी एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा कि क्या करेंसी है। तो अभी जो भी आप प्राइस देखेंगे वो एनपीआर के हिसाब से देखें। तो 1,000 से 2,000 के बीच में आपको वेरी करेगा एसी बसेस का। और जो नॉन एसी बसेस होंगी वो अराउंड 800 टू 1,500 के बीच में वेरी करेगा। मैं आपको कहूँगा अगर आप बस से के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो आप एसी बस ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि एसी बस में आपको वाईफाई मिल जाएगा, रिक्लाइनर सीट्स मिल जाएंगी, क्योंकि रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है तो आपको इशू आएगा। इसलिए हो सके तो आप एसी बस को ही प्रेफर करिए। और जो हमारा तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है वो आता है मिनी बस कह सकते हैं या शेयरिंग टैक्सी। तो मोस्टली आपको ये सबसे बेस्ट पड़ेगी, बट इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं। फर्स्ट मैं कहूँगा कि ये बहुत सस्ती है और ये आपको बहुत ही जल्दी पहुँचाएगी। जहाँ आप देखा जाएगा आपको 7 से 8 घंटे का सफ़र पड़ेगा, ये आपको 6 से 5 घंटे के अंदर कवर कर देगी, क्योंकि ये स्टॉप्स बहुत कम लेगी और ये बहुत फास्ट चलती है। एंड इसके 2 मेन इश्यूज़ हैं, मैं आपको बता दूं। इसमें आपको वाईफाई नहीं मिलेगा इस मिनी बस के अंदर। नॉर्मल एसी बस के अंदर वाईफाई मिल सकता है, और मैं वाईफाई की बात इसलिए कर रहा हूँ, इफ़ आपके पास सिम कार्ड नहीं है तो आपका इंटरनेट वहाँ पे नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कि वाईफाई वगैरह ये अपना सिम वगैरह कहाँ से ले, वो सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड जो इसका सेकेंड प्रॉब्लम है, अगर आपको मोशन सिकनेस होती है तो आप इस मिनी टैक्सी वगैरह को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है काठमांडू तक का। तो आपको वो इशू आएगा और ये थोड़ा फास्ट चलती है एंड आपको बहुत ज़्यादा अनइवन सा होगा। सो आप अगर सोलो ट्रैवल और आपको मोशन सिकनेस नहीं होती तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं कहूँगा इसी को कंसिडर करिए, लेकिन अगर आपको हो रही है तो आप जाइए एसी बस में। एंड इसका अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 800 टू 1,500 के बीच में ही वेरी करेगा, लेकिन ये सस्ता है और आपका टाइम बचाता है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एंट्री पॉइंट है वाया रोड, जिससे आप नेपाल के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से जा रहे हैं तो आपके लिए ईजी है, आप ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं, नो इश्यूज़। नहीं तो अगर आप ऑन रोड जा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेजरली 3 बॉर्डर्स हैं जिनसे आप एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट है रक्सौल बॉर्डर, जो कि बिहार में है। यहाँ से आपको काठमांडू अराउंड 140 या 150 किलोमीटर्स पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिनी बसेस की भी सर्विस मिल जाएंगी, मनी एक्सचेंज वगैरह सब आपको यहाँ पे सर्विस मिल जाएंगी, बसेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड हमारा जो सेकंड बॉर्डर आता है वो है बीठा मोड़, जो कि सीतामढ़ी से अराउंड 1 आवर टू 2 आवर्स दूर है। यहाँ से आपको जो काठमांडू का रास्ता पड़ेगा, यहाँ से आपको 250 या 260 किलोमीटर्स का पड़ेगा। डिस्टेंस अगर मन करा जाए तो 8 से 9 घंटे का सफ़र मिलेगा। यहाँ पे आपको शेयरिंग टैक्सी
टाइम के हिसाब से मिलेंगी, ज़्यादा नहीं मिलेंगी, कभी-कभी मिलेंगी। बट यहाँ पे आपको एसी बसेस मिल जाएंगी, वो भी अराउंड सिर्फ दोपहर तक 3-4 बजे तक ही मिलेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे भी आपको मनी एक्सचेंज वगैरह सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और हमारा जो थर्ड बॉर्डर आ जाता है वो है सोनौली बॉर्डर, जो कि गोरखपुर से 1.5 घंटा दूर है। ये यूपी की साइड आपको पड़ेगा। यहाँ से अगर आपको पोखरा जाना है, आप जैसे कि आप काठमांडू कभी घूमे हुए हैं, आपको काठमांडू नहीं, आपको डायरेक्ट पोखरा जाना है या पोखरा से आपका ऊपर जाने का इरादे हैं, तो आप ये बॉर्डर को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से भी पोखरा आपको अराउंड 150 या 200 किलोमीटर्स के बीच में पड़ जाएगा। और यहाँ से भी आपको बसेस, मिनी बसेस, मनी एक्सचेंज, सिम कार्ड सब यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। लाइक जैसे ही आप एंटर होंगे आपको बॉर्डर में सब मिल जाएगा। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है, जो कि मेरा फेवरेट है और इसमें बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाए, क्या क्या कस्टम्स वगैरह कभी पूछेंगे, इमिग्रेशन का क्या सीन होगा, चेक पोस्ट कैसे क्लियर कर, ये बहुत लोगों का सवाल होता है। तो मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ कैसे क्या जाएगा। तो बहुत लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, क्या हम नेपाल जा सकते हैं? तो जी हाँ, आप नेपाल जा सकते हो विदाउट पासपोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है कि इमिग्रेशन में जब हम नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते हैं या इंडियन बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो क्या क्या पूछा जाता है? तो नॉर्मली आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपके सामान की चेकिंग होगी और आपसे पर्पस ऑफ विजिट पूछेंगे कि आप क्यों यहाँ पे आ रहे हैं। देन आपसे वो जो भी आर्मी हो या बीएसएफ जो भी वहाँ के होंगे, वो आपसे बस यही पूछेंगे अपना लीगल डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, कोई भी वैलिड आईडी दिखा दीजिए। वो पूछ के आपको या वो चेक करके आपको आगे जाने देते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने साथ हो सके तो 5 से 6 अपने पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोज़ होती हैं वो ज़रूर कैरी कर लीजिए। कभी कभी सिम कार्ड जब आप लेंगे तब आपसे वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांग सकते हैं। नहीं तो अगर आपका पोखरा से ऊपर जाने का कोई प्लान है, क्योंकि वहाँ पे पोखरा से जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे मुक्तिनाथ हो गया, गंडरुक हो गया, जॉमसन, मारफा विलेज, बहुत जगह है। मैं आपको वीडियो में आगे कवर करूँगा कि वहाँ पे भी कैसा जाए। तो उधर आपको परमिट लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको चाहिए होगी पासपोर्ट फ़ोटो। और वहाँ पर जहाँ पे आप परमिट बनाने जाएंगे, उधर वहाँ पे वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। तो हो सके तो आप इंडिया से ही वो चीज़ कैरी करके लेके जाइए। तो ये जो पार्ट है ये भी स्किप मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं, जैसे मर्जी जा रहे हैं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मोस्टली अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऐप्स हम डाउनलोड करके लेके जाए जिससे हमारा जो नेपाल का एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। तो मेजरली 4 ऐप्स हैं जो कि आप ज़रूर डाउनलोड कर लेके जाइए यहाँ से। और मैं बताता हूँ क्यों। ये 4 ऐप्स हैं जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये 4 ऐप्स हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन ऐप के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ये दोनों प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल रहेंगे। तो जाने से पहले इसको डाउनलोड करना ना भूलिए। और अब आपको एक एक ऐप का थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। और जो चौथा और लास्ट ऐप है वो तो डाउनलोड करना मस्ट है आपके लिए, इससे आपके बहुत ज़्यादा पैसे एंड टाइम सेव होगा। तो जो हमारा पहला ऐप है उसका नाम है पठाओ। जैसे इंडिया में आपका होता है ऊबर एंड ऑल, वैसे ही वहाँ पे चलता है पठाओ। तो अगर आपको कैब वगैरह करनी है बुक तो आप पठाओ से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे और कोई आपका नहीं चलता। और आप अराउंड लोकल टैक्सी से पूछेंगे वो थोड़ा प्राइस आपको ज़्यादा बता सकता है। तो आप अगर आप टैक्सी वगैरह बुक करना चाहते हैं आप पठाओ को यूज़ करिए। और जो हमारा सेकंड ऐप आ जाता है उसका नाम है फूड मांडा। ये बेसिकली जैसे यहाँ पे ज़ोमैटो होता है, स्विगी होता है, वहाँ पे फूड मांडा चलता है। तो कभी आपका रूम बारिश वगैरह हो रहा है या आपका मन नहीं है कि बाहर जाकर कुछ खाए, तो आप फूड मांडा से भी अपना खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। थर्ड ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सोलो ट्रैवल वगैरह होंगे उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ऐप का नाम है इनड्राइवर। ये मोस्टली इंडिया में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ पे भी चलेगा। तो समटाइम्स आपको बसेस वगैरह नहीं मिलती उधर, तो कुछ जगहों पे आपको जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप इनड्राइवर को यूज़ कर सकते हैं। इसका फेयर भी बहुत सही है, रीज़नेबल है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ से अपनी जो भी टू व्हीलर टैक्सी वगैरह होती है वो बुक करके अपनी लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। तो इसको भी डाउनलोड करना ना भूलिए। तो अब हम आए थे अपने इस लिस्ट के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप, और इसका भी मैं पूरा सेटअप वगैरह एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, चेक करना ना भूलें। तो इस ऐप का नाम है भीम यूपीआई। तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल में भी इंडियन यूपीआई चलता है, बट वहाँ पे फ़ोन पे ऐप है जिसने पार्टनरशिप करी हुई है भीम यूपीआई के साथ। तो आपका जो वहाँ पे गूगल पे, पेटीएम वगैरह ये नहीं चलेगा। अगर आपको कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करनी है वो आप भीम यूपीआई के ही थ्रू कर सकेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वीडियो वगैरह डाली हुई है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसको कैसे एक्टिवेट करना है, क्योंकि आप सीधा इंस्टॉल कर लेंगे नहीं,
आपको पहले एक्टिवेट भी करना होगा। इस पे आपका कौन कौन से कार्ड्स एक्सेप्ट करेगा जिससे आपकी ट्रांजैक्शन हो पाए। तो आप इस वीडियो को भी चेक करना ना भूलें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप यही करते हैं तो आपका जो कैश का मनी मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड इससे ट्रांजैक्शन करना बहुत ईजी है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं नेपाल में अराउंड 15 से 20 दिन रहा था एंड मुझे कैश फ्लो का इशू आया था, क्योंकि वहाँ के जो बैंक के चार्जेस हैं, जो पेनल्टी चार्जेस पड़ते, पेनल्टी कहे या कमीशन चार्जेस एटीएम विड्रॉ के, वो बहुत ज़्यादा है। उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। इन केस आपका कैश खत्म हो जाता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये 4 ऐप्स को डाउनलोड करना ना भूलें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो अब आप नेपाल बॉर्डर के अंदर एंटर हो चुके हैं, आपने चूज़ कर लिया कि आपको बस वगैरह से जाना है। लेकिन सबसे बड़े अब क्वेश्चन आएंगे कि आप जैसे नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे, सबसे पहले आपको नेपाल पहुंच के क्या करना है। लाइक बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद ही जस्ट आपको क्या करना है। तो फर्स्ट आपका सबसे बड़ा काम रहेगा, आपका जो करेंसी है आपको वो एक्सचेंज करानी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस दे दूं, तो अगर आप सिंगल पर्सन हैं जो कि नेपाल में बहुत ज़्यादा घूमने जा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 10 to 15,000 का एक बजट लेके चलिए। इन हैंड कैश लेके जाइए इंडिया से ही, आईएनआर, क्योंकि वहाँ पर आपको इशू आएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं यूपीआई के थ्रू उस वक्त बैंक से करवा लूँगा या इंडिया से करवा के जाऊँगा, तो नहीं, क्योंकि इंडिया से आप करेंसी एक्सचेंज कराओगे तो आपको महंगी पड़ेगी। जब आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वहाँ जाकर आपको लोकल्स वगैरह जो भी बसेस वगैरह होंगे वो आपको ले जाएंगे और एवरेज अभी जो प्राइस चल रहा था 1.5 1.6 एज इट इज़ देंगे बिना आपको टैक्स काटे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास इंडिया का 100 रुपया है तो वहाँ पे जाके वो 160 रुपये हो जाएगा। सो आप हो सके तो 10 से 12,000 आईएनआर पहले ही कैरी कर लीजिए इंडिया से, और आप बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उसको एक्सचेंज करा लीजिए, वो आपका बहुत इजी से हो जाएगा। इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप यूपीआई के थ्रू भी उस बंदे से आप ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन वो आपको पर 1,000 रुपीज़ पे 50 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो इस चीज़ को देख के, बाकी जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि अगर आपने भीम यूपीआई डाउन करा हुआ है तो आपको कैश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा भीम यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करें, आपको नेपाल में ये हर जगह मिलेगा। सो मनी एक्सचेंज के बाद आपका दूसरा सेकंड बड़ा काम आता है कि वहाँ की सिम ले लीजिए, क्योंकि जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे आपके जो भी इंडियन नेटवर्क्स हैं आना उसी वक्त बंद हो जाएंगे, तो आपको बहुत इशू होएगा। तो मेजरली नेपाल में 2 सिम प्रोवाइडर्स हैं, उनके नाम ये हैं, और इनके जो भी प्लान्स वगैरह रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएंगे, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। मैंने मोस्टली एनसेल का लिया था और मुझे 399 का प्लान पड़ा था, और वो ऑलमोस्ट पूरा महीना मेरा चल गया। जितना मैं ट्रिप रहा सारा का सारा अच्छे से चला, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट बहुत तगड़ा गया। रूम्स में आपको वाईफाई मिल जाता है तो आप मोस्टली वही यूज़ करिए। तो आप इस चीज़ को भी देख लीजिए, और प्राइस ज़्यादा नहीं है, आपको वही 150 या 1 आईएनआर के हिसाब से पड़ जाएगा, तो ये भी कर लीजिए। सो अब आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, बस पकड़ के आप काठमांडू आ चुके हैं, मनी एक्सचेंज आपने कर लिया है, सिम भी आपने ले लिया। अब आपके क्वेश्चंस आते हैं कि वहाँ पे होटल प्राइसेस क्या रहेंगे, फूड के प्राइसेस क्या रहेंगे, हम कहाँ रुके जिससे हम पूरी की जगह यानी काठमांडू बहुत अच्छे से घूम पाए। तो इस सब का भी मैं बहुत क्लियर और अच्छे से आपको आंसर दूंगा। सो फर्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं, होटल प्राइसेस क्या रहेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि उसके हिसाब से आपको बजट प्लान करना पड़ता है कि एक दिन एक जगह पे हम कितनी रुपए में रहेंगे और क्या बजट लेके चले। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट फ्लाइट से आ रहे हैं तो फ्लाइट से सबसे नियर बाय जो सबसे बेस्ट लोकेशन रहेगी आपको स्टे करने के लिए, वो रहेगी गौशाला। गौशाला एयरपोर्ट से, जो वहाँ का काठमांडू का एयरपोर्ट है, वहाँ से अराउंड 5 to 6 किलोमीटर दूर है गौशाला। एंड अगर आप बस से आ रहे हैं, मिनी कैब से भी आ रहे हैं, वो भी आपको गौशाला के पास ही उतारेगी। बस स्टैंड उससे सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर दूर है। सो गौशाला ही क्यों, मैं ये बताऊंगा। फर्स्ट, गौशाला सबसे पास है पशुपतिनाथ से, जिसके लिए मोस्टली लोग जाते हैं पशुपतिनाथ के लिए काठमांडू। सो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर या 500 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। तो मैंने भी रूम गौशाला में लिया था, और गौशाला का सबसे बड़ा क्या है, यहाँ से आपको हर जगह की बस की कनेक्टिविटी बहुत ही ईजिली मिल जाती है। सो अब बात करें जाए तो इधर के प्राइसेस की, तो यहाँ पर मैं आपको प्राइस का जो ब्रेकअप है वो 3 हिस्सों में बता दूंगा। अगर आप सोलो ट्रैवल है, डॉर्मेट्रीज वगैरह देख रहे हैं या सिंगल रूम देख रहे हैं, तो अपना बजट लेके चलिए 300 to 700 के बीच में। इसमें आपको प्राइवेट रूम भी मिल सकता है और आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी। आप पहले याद रखिए कि एसी वाला कमरा लेने की गलती ना की जाए, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर आपका नहीं जाता। तो इस प्राइस के अंदर आपको पंखा, बेड, अच्छा मतलब रूम मिल जाएगा, अराउंड आपको वॉशरूम वगैरह भी मिल जाएगा, गर्म पानी की फैसिलिटी वगैरह सब मिल जाएगा। तो ज़्यादा रूम पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड, अगर आप कपल हैं, ग्रुप्स वगैरह जा रहे हैं, देन आप अपना पर पर्सन का बजट लेके चलिए अराउंड
500 टू 800 के बीच में आपका ये प्राइस ब्रेक थ्रू हो जाएगा पर डे का। एंड अगर आप कपल हैं तो यानी कि वो थोड़ा लग्जरियस प्राइवेट्स पे चाहिए, देन आप 1000 से 1500 का बजट लेके चल सकते हैं पर डे का। इसमें आपको बहुत ही अच्छा रूम जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी, आपको ईजिली मिल जाएंगी। एंड एसी वगैरह पे आप देख सकते हैं उस वक्त का टेम्परेचर कैसा रहेगा। मोस्टली वहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर नहीं रहता जिसकी वजह से आपको एसी लेना पड़ जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो सेकंड चीज़ आती है कि वहाँ पे फूड का प्राइस क्या रहेगा। तो फूड टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैं अभी वेजिटेरियंस के लिए बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे क्या पड़ जाएगा। सो वहाँ पे अगर आप फूड का लेके चल रहे हैं, फूड का बहुत ही कम बजट लेके जा सकते हैं। वहाँ फूड का बजट आपका रहेगा 100 टू 250 के बीच में। 250 इसलिए अगर आप एक बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तब जाके आपको 250 पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल एक अच्छे से मतलब अच्छा रेस्टोरेंट जिसमें अच्छा खाना मिलता है वो अराउंड 100 टू 200 के बीच में भी ईजिली मिल जाएगा, जिसमें आपका थाली रहेगा वही दाल चावल रोटी ये सब आपको मिलेगा। बाकी जानकारी के लिए मैं काठमांडू वाली वीडियो डालता हूँ, उसमें मैंने खाने की वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई लिंक पे आपको मिल जाएगी। तो फूड और आप रूम का रेंट इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, या आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके जाइए कि कितना बजट लेके चलना है। एंड इस वीडियो का आप सबसे मेजर पार्ट, क्योंकि काठमांडू में आप बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम कहाँ कहाँ घूमें, कहाँ कहाँ जाए, क्या खर्चा रहेगा, कैसे जाए एंड ऑल, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो मेजरली ये कुछ प्लेसेस हैं जिन पे आप जाना कंसीडर कर सकते हैं। जाना मतलब ऑब्वियस जाइए, ठीक है। बाकी इस चीज़ की सारी वीडियो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बॉक्स में डाली हुई है कि मेरा काठमांडू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो इन प्लेसेस का कुछ जगहों पे आपको चार्जेस पड़ेगा, मैं पहले ही बता दूँ कि वो और वेरी करेगा 100 टू 500 के बीच में। एंड ये जगहें आप 2 से ढाई दिन के अंदर आप इजीली घूम सकते हैं, और ये सबसे मेन जगहें हैं जो कि काठमांडू के अंदर घूमने के लिए हैं। यहाँ पे आप बस के सर्विसेज भी जा सकते हैं, जो लोकल बसेज है उनके थ्रू भी जा सकते हैं, और इन ड्राइवर अगर आपको करना है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बस से जाइए, बस से आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बचता है। बस से अगर आप देखा जाए तो अगर आपको पशुपतिनाथ मंदिर से अराउंड दरहरा जाना है या स्वयंभूनाथ जाना है, जो कि वहाँ पे एक मंदिर है, तो अराउंड आपका खर्चा रहेगा 40 टू 60 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। मैक्स 70 रुपीज़ भी आपका खर्चा जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, विच इज़ वेरी ग्रेट। वहीं पे अगर आप ये टैक्सी सर्विस जाएंगे ये आपको 2 से 300 रुपीज़ चार्ज करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेते हैं। एंड एक प्रो टिप, जब भी आपको कहीं पे जाना है तो जो भी लोकल बस का कंडक्टर होएगा वो आपको पूछेगा कहाँ जाना है, तो गूगल मैप पे आप जब भी एक जगह पे देखेंगे तो उस जगह का जो बस स्टॉप होएगा उस जगह का आप नाम लीजिए, तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। लाइक एग्जांपल के लिए आपको स्वयंभूनाथ मंदिर जाना है तो आप ये बोलेंगे स्वयंभूनाथ मंदिर जाना है, उसको ज़्यादा नहीं समझ आएगा, तो आपको सीधा वहाँ के जो बस स्टॉप का नाम है जो कि वो है स्वयंभू, आपको सीधा बोलना है स्वयंभू। जैसे अगर आपको काठमांडू दरबार स्क्वायर जाना है तो आपको बोलना होगा शहीद चौक जाना है, तो वहाँ आपको डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचा देगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी इस सभी जगहों की लोकेशन की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे, जिससे आप अपने मैप्स के अंदर सेव कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो मेरी पूरी आइटनरी जो मैं पूरा घूमा हूँ मुक्तिनाथ चौक तक, उसकी भी मैं लिंक इसके अंदर डाल दूँगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो अब आपने काठमांडू पूरा घूम लिया है, 2 से ढाई दिन का आपका ट्रिप बन चुका है अब तक, लेकिन आपने सोचा है थोड़ा लंबा ट्रिप बनाए और हफ्ते वगैरह का आप सोच के आए थे, तो मैं आपको कुछ जगहें बताता हूँ जिनको आप जाना ना भूलें। तो आप काठमांडू के बाद सीधा चले जाइए मनोकामना। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप काठमांडू से सीधा पोखरा जाने की सोच रहे थे, ये बिल्कुल बीच में ही पड़ता है। अगर आप कोई भी बस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो यहाँ से जाएगी ही जाएगी मनोकामना के थ्रू। तो मनोकामना अगर आप जा रहे हैं, माथा टेकने का आपका पूरा प्रोसेस है, वो अराउंड 5 से 4 घंटे का प्रोसेस रहेगा पूरा का पूरा। जैसे कि 3 घंटे का तो आपका सिर्फ मनोकामना का रास्ता रहेगा, उसके आगे ऊपर मंदिर जाने तक का 3 से 4 घंटे का पूरा प्रोसेस रहेगा, शायद उससे भी कम हो सकता है। अगर आपको लेट होता है तो आपको वहाँ पे होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। होटल का प्राइस आपको वही जो काठमांडू में था, फूड का प्राइस सब कुछ काठमांडू जितना ही पड़ेगा, वो सब कुछ। बाकी जानकारी के लिए मेरे चैनल पे वीडियो है और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मनोकामना की वीडियो डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस। बाकी मैं आपको मनोकामना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इससे आप डिसाइड कर पाए यहाँ पे रुकना है या यहाँ को स्किप करके सीधा पोखरा जाना है। तो मनोकामना मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप कोई भी मन्नत वगैरह मानते हैं तो आपकी पूरी की जाती है। बट उससे बड़ा यहाँ का जो हाईलाइट है, जो कि यहाँ की केबल कार है, क्योंकि जो मंदिर है बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो आपको ट्रैक वगैरह नहीं करना। यहाँ से आप वाया केबल कार भी जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप इंडियन करेंसी के देखा जाए तो 700 रुपये का आपको खर्चा पड़ेगा एक पर्सन का। एंड
नेपाली बात की है तो 1076 रुपीज़ का इसका फेयर है, जो कि आपको 10 से 15 मिनट में ऊपर मनोकामना मंदिर के पास पहुंचा देगी। और उसका व्यू टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर वेदर वगैरह ख़राब है तो आप इस चीज़ को स्किप करके सीधा पोखरा भी जा सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो मेरी चैनल पे है मनोकामना वाली। तो हम अपने आगे चलते हैं और आपको पोखरा के बारे में बताते हैं। सो पोखरा जाने के लिए अगर आप मनोकामना से बस पकड़ते हैं तो यहाँ से आपको 800 रुपये तक का फेयर पड़ेगा, जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में बताया था मनोकामना के बारे में। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सीधा मैं काठमांडू से पोखरा चली जाऊँ तो उसका जो फेयर पड़ेगा वो 1000 से 1600 या 2000 के बीच में ही पड़ेगा। यहाँ से आपको मिनी बसेस भी मिल जाएंगी, फ़्लाइट भी मिल जाएंगी एंड एसी बसेस वगैरह और नॉन एसी बसेस भी मिल जाएंगी। यहाँ का हालांकि रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, ज़्यादा नहीं, बट जैसे ही आप मनोकामना क्रॉस करेंगे उसके बाद आपका रास्ता बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो पोखरा जाने का कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। सो अब क्वेश्चन आ जाता है कि हम पोखरा में कहाँ रुके, होटल के प्राइसेस क्या पड़ेंगे, फूड के प्राइसेस क्या पड़ेंगे, कहाँ कहाँ घूमने के लिए। अब वो पूरी सीरीज़ आपको मैं पोखरा की स्टार्ट करता हूँ। सो पोखरा के जो नियर बस स्टैंड होएगा वहाँ पे आपको रूम इजीली मिल जाएंगे, बट यहाँ का प्राइस का थोड़ा डिफरेंस रहेगा। जो मैंने आपको काठमांडू का प्राइस बताया था उससे 100-200 रुपये आप एक्स्ट्रा लेके चलिए, थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंसिव है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ पे 300 to 400 के बीच में कमरा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 500 से कमरा स्टार्ट हो जाएगा, एक अच्छा कमरा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको टेम्परेचर काठमांडू से भी थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वेदर प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको होटल का जो बजट है वो 500 to 1500 के बीच में वेरी करके चलना पड़ेगा। एंड लोकेशन में स्टे करने की वजह तो आप बस स्टैंड के पास ही स्टे कर सकते हैं, जो भी नियर बाय बस स्टैंड है जहाँ पे आपको बस वहाँ पे उतर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। एंड अगला टॉपिक बात करें जो फूड है, फूड भी आपको थोड़ा यहाँ महंगा पड़ेगा। यहाँ पे जो फूड की प्राइस है ये 200 से स्टार्ट होती है, 200 से 400 के बीच में वेरी करेगी, आप वो देख सकते हैं। मोस्टली होटल्स के अंदर ही खाना आपको मिल जाएगा, वो भी सस्ते प्राइस में, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम पोखरा में कहाँ कहाँ घूमें, कौन कौन सी जगह हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये जगहें हैं पोखरा में घूमने के लिए। मोस्टली जो जगहें हैं वो सारी की सारी आपकी जो साउथ पार्ट है, साउथ वेस्ट पार्ट है, उसी के अंदर आपको ये सारी जगहें मिलेंगी, मोस्टली जो जगहें हैं। एंड इधर भी कुछ जगहों पे जाने के चार्जेस हैं। तो दो ऑप्शंस है आपको पोखरा घूमने के लिए। एक है लोकल बसेस, जिससे अगर आप अकेले घूमना चाह रहे हैं तो लोकल बस को आप देख सकते हैं। इसका भी किराया आपको 50 to 60 रुपीज़ पड़ जाएगा। अगर आप साउथ जोन में जाते हैं आपको एक ही लाइन में ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको शांति स्तूपा जाना है एंड पुमदीकोट जो महादेव का स्टैचू है वहाँ जाना है तो वहाँ पे बस का थोड़ा इशू आता है, क्योंकि वहाँ पे बस के टाइमिंग्स हैं 2-2 3-3 घंटे में चलते हैं। और वहाँ पे कैब की गलती ना करिए, क्योंकि जो आपको ऐप पे दिखाएगा उससे ज़्यादा ही ड्राइवर चार्ज करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको पोखरा में टाइम बचाना है तो मैं आपको देता हूँ सेकंड ऑप्शन, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप फैमिली वगैरह के साथ भी जा रहे हैं, कपल्स जा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो कुछ एजेंसीज़ हैं जो अपने होटल वगैरह, जो आप होटल में रहेंगे उसी में टाइप वगैरह कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनकी एक बस होती है जो शेयरिंग बस होती है, वो 3-4-10 मतलब 5-6 लोगों के साथ ग्रुप बनाती है और ग्रुप में आपको लेके जाएंगी कुछ 10 इन्हीं 10 जगहों पे। मैं उसकी फ़ोटो भी डाल दूंगा, अगर मेरे पास होगी मैं फ़ोटो डाल दूंगा, ठीक है। तो इसका जो प्राइस आता है, इस पूरे ट्रिप का प्राइस रहता है वो 700 to 1200 के बीच में वेरी करता है। वो ऑफ सीज़न ऑन सीज़न आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो मुझे जो प्राइस दिया था वो 700 के बीच में आ गया था, 600 भी आ सकता था। सो ये प्राइस वेरी करेगा इसमें। लेकिन फ़ायदा क्या है, एक ही दिन के अंदर आपको ये सारी जगहों को घुमा देगा। हाँ, बट इसमें एक चीज़ का याद रखिए, जो वहाँ की एंट्री फीसेस होंगी वो आपको खुद पे करनी पड़ेंगी। इसमें खाना पीना वगैरह कुछ अलाउड नहीं होएगा। ये सब आपकी एक बस होएगी जो आपको पूरा घुमाएगी, उस जगह पे लेके जाएगी, थोड़ी देर वहाँ पे स्टे करेगी एंड आपको शाम को वापस आपके होटल में छोड़ देगी। तो अगर आपको टाइम बचाना है और आपका थोड़ा शेड्यूल वगैरह टाइट है एंड आप ज़्यादा हैक्टिक नहीं जाते, तो आप ये सेकंड ऑप्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं। आप बस अपने होटल वाले से बात कीजिए कि हमें यहाँ यहाँ घूमना है, आप कोई पैकेज वगैरह बता दिए, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेगा। अब आप पूरा पोखरा घूम चुके हैं, 6 दिन का आपका मोटा मोटा आप लगा लीजिए 6 से 7 दिन का आपका ट्रिप बन चुका है। लेकिन अब आपके पास यहाँ से आती है 2 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कि यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं और निकलते हैं इंडिया की तरफ, क्योंकि यहाँ से जो नियरेस्ट आपका बॉर्डर पड़ेगा वो पड़ेगा सोनौली बॉर्डर, जो कि लुम्बिनी के पास है। जो कि अगर आप एग्ज़िट ले रहे हैं वहाँ पे भी घूमना कंसिडर करें, वो मैं थोड़ा आपको आगे बताऊँगा। नहीं तो आप जा सकते हैं ऊपर जॉमसम और गंडरुक के कुछ एरियाज़ है उधर। अगर आपको एक्चुअल नेपाल देखना है
तो वहाँ जाइए। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ, थोड़ी बहुत दिखाऊंगा करीबन 1 मिनट की, वहाँ पे क्या क्या सीन होगा, मतलब अपने मेरे व्लॉग्स की। नहीं तो आप मेरा वहाँ का व्लॉग भी देख सकते हैं, वहाँ के 2 व्लॉग्स मैंने डाले हुए हैं, मुक्तिनाथ जॉनसन एंड घंटरुक। ये 2 बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस है, तो इधर अगर आपका प्लान है तो प्लीज़ इधर जाइए। बस कि मैं बता दूं, यहाँ पे आपको परमिट्स लेने पड़ते हैं क्योंकि प्रॉपर माउंटेन एरिया या ट्रैकर्स वगैरह एरिया है, तो यहाँ पे आपको परमिट लेना पड़ेगा। उसकी भी वीडियो मैंने यहाँ पे डाली हुई है, आप यहाँ पर आई बटन पे चेक कर सकते हैं कि परमिट कैसे लिया जाए। वो पोखरा से ही आपका बनेगा, बट वहाँ पे थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, थोड़ा वो माउंटेन एरिया, तो बहुत ज़्यादा ऊपर एरिया, तो सांस का इशू आता है, तो वो अब आपके ऊपर है। मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि वहाँ पे कैसा जाया जाए, वहाँ पे होटल स्टे का क्या प्राइस आएगा, सब कुछ। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, इसलिए यहाँ से मैं अगले पार्ट में बस पोखरा से एग्जिट कैसे लेना है वो बताऊँगा। बट अगर आप जब मुक्तिनाथ से रिटर्न आएंगे तो आपको पोखरा ही आना पड़ेगा, पोखरा से भी आप रिटर्न कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पोखरा से एग्जिट लेके इंडिया में कैसे आए और उसके बाद थोड़ा प्लान कैसे करें जिसमें आपकी 2 से 3 चीज़ें और ऐड हो जाए। तो जब आप बस पकड़ के लुम्बिनी में आते हैं, लुम्बिनी में दर्शन करिए। इसका आराम से अगर आप सुबह चलते हैं तो आप 3 से 4 बजे लुम्बिनी पहुँच जाएंगे। 3 से 4 बजे के बीच अपने दर्शन करिए और 6 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। देन आप वहाँ से एग्ज़िट लेके सोनौली बॉर्डर से नेपाल को क्रॉस करिए, आप आ जाते हैं इंडिया में सोनौली बॉर्डर के पास। वहाँ पे आपको बसेस वगैरह ईज़िली मिल जाएंगी। मुश्किल से आप लगा लीजिए 500 से 600 मीटर दूर ही बस स्टैंड है सोनौली बॉर्डर का। वहाँ से अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप वहाँ से गोरखपुर जाके आपको जिस सिटी में अपना वापस जाना है घर, वहाँ जा सकते हैं। नहीं तो आपको वहाँ से मिल जाएगी अयोध्या की बस। हमने उसकी भी वीडियो डाली हुई है, आप मेरे यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं कि मैं कैसे सोनौली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अयोध्या चला गया था। वहाँ से 4 से 5 घंटे का ही सफ़र है। तो आप अगर चाहे अपने एक्सपीरियंस को और भी अच्छा करना चाहते हैं पूरे ट्रिप का, तो जब आप इंडिया में एंटर हुए तो आप अयोध्या भी जा सकते हैं। 4 घंटा दूरी है और राम मंदिर के दर्शन करके आप अपने पूरे ट्रिप को ख़त्म कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा था मेरा नेपाल का सफ़र। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसमें आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे रहना है, क्या बजट लेके चलना है, मनी कैसे एक्सचेंज करनी है। होप सो मैंने पूरा आपको डिटेल में और बहुत अच्छे से बताया होगा। लेकिन आपको स्टिल अगर कोई क्वेरी हो कि मुझे ये डाउट है, मुझे ये समझ नहीं आया, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप इसमें आराम से कुछ भी क्वेश्चन, जो भी आपको लिटरली क्वेश्चंस है उस पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी ट्रिप के रिलेटेड, आप उसको भी देख के तो अपना जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई जानने वाला या कोई भी पहचान का नेपाल जा रहा है तो उसको ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।